हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। आपका स्वागत है एलकेजे क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश और कदम्ब वंश। ठीक है। पुष्यभूति वंश और कदम्ब वंश हम पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश और कदम्ब वंश, इनके बीच में एक वंश और आता है, पल्लव वंश। कौन सा आता है वो? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश क्या है कि थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले कदम वंश को ले लिया। कदम वंश बहुत छोटा है, इसलिए मैंने कदम वंश को ले लिया, क्योंकि कदम वंश और पुष्यभूति वंश एक क्लास में हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए अब पल्लव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जो वो एक एक वंश आएंगे, उनको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पल्लव वंश, चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इनको एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति और कदम वंश। ठीक है। तो इसके पहले क्लासेस सब यूट्यूब पे आप उनको जाके देखें, तो आपको आगे भी सही ढंग से समझ में आएगा। तो वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। पुष्यभूति वंश और कदम वंश हम पढ़ रहे हैं। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति ने हरियाणा के अम्बाला के जो अम्बाला जिला था, मैं आपको पहले इसको मैं समझा देता हूँ क्या हुआ था कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति था। एक सेकंड रुको। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और ये जो हरियाणा का अम्बाला जिला था। कौन सा? अम्बाला। उसमें इसने पुष्यभूति वंश की थानेश्वर नाम की जगह पर स्थापना कर दी थी। पुष्यभूति वंश की थानेश्वर नामक जगह पर स्थापना कर दी थी। और इसमें जो शक्तिशाली जो राजा हुआ था वो प्रभाकर वर्धन हुआ था। कौन हुआ था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली राजा उसमें हुआ था। अब इसके प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और एक इसके बेटी थी, उसका नाम था राज्यश्री। अब यहाँ होता क्या है, राज्यश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने कर दिया था। और मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन से कर दिया था। मोखरी वंश का शासक था, उससे कर दिया था। कौन था मोखरी वंश का शासक? उस टाइम पे ग्रहवर्मन था। और जो प्रभाकर वर्धन, यह भी आपको याद रखना है। प्रभाकर वर्धन की जो माँ थी वो कौन थी? वो थी जो मगध में गुप्त वंश में दामोदर गुप्त की बेटी प्रभाकर वर्धन की माँ थी। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और मोखरी वंश शासक से ग्रहवर्मन का विवाह किससे किया गया? राज्यश्री से। राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ, मोखरी वंश के शासक ने। अब मालवा का जो नरेश था, देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक। मालवा नरेश तो कौन? देवगुप्त। और जो गौड़ शासक था, गौड़ शासक कौन था? शशांक। इन दोनों ने क्या किया? ग्रहवर्मन को मार दिया और राज्यश्री को अपने कब्जे में ले लिया। राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यश्री जो ग्रहवर्मन की पत्नी थी और प्रभाकर वर्धन की बेटी थी, इसे कब्जे में ले लिया या इसे बंदी बना लिया। बंदी बना के जेल में डाल दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई 605 ईस्वी में। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस समय यहाँ पे जो युद्ध चल रहा था वो
हुणों का युद्ध चल रहा था। हुणों से कौन लड़ रहा था? राज्यवर्धन, जो इनका बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, वो हुणों से लड़ रहा था। अब जब इनकी मृत्यु हुई 605 ईस्वी में, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा। भाई बड़ा बेटे को बैठना, ये राज्यवर्धन को, ये राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के कुछ टाइम बाद ही जो ये मालवा नरेश के खिलाफ, मालवा के खिलाफ अभियान पर निकल पड़ा, अपनी बहन का बदला लेने के लिए, अपनी बहन और जीजा का बदला लेने के लिए ये मालवा अभियान पर निकल पड़ा, मालवा नरेश के खिलाफ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मालवा नरेश ने क्या किया? इसके साथ गद्दारी करके मालवा नरेश और शशांक ने इसको मार दिया। शशांक ने इसको मार दिया। क्योंकि ये मालवा से तो जीत गए थे, लेकिन आते टाइम जो शशांक था गौड़ वंश का, उसने इसको मार दिया था। ये दोनों एक ही तो आदमी थे, मतलब ये दोनों एक ही मिले हुए थे। तो ये दोनों मिले हुए थे, तो इसने मालवा को तो हरा दिया, लेकिन शशांक ने आते टाइम इसको मार दिया। उसके बाद अब हर्षवर्धन मर गया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में मर गया। 605 में तो प्रभाकर वर्धन मरा, 606 ईस्वी में राज्यवर्धन मर गया। अब इसके बाद हर्षवर्धन जो शासक बना था वो 606 ईस्वी में बना था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना, राजगद्दी पर बैठा। और ये थानेश्वर से अपनी राजधानी को खान लेके गया कन्नौज। कहाँ पे लेके गया? कन्नौज। अपनी राजधानी को थानेश्वर से लेके गया। और हैनसांग जो चीनी यात्री था वो इसी के शासनकाल में जो भारत आया था, इसी के शासनकाल में भारत आया था। तो ये हमारा जो पुष्यभूति वंश है वह चालू होता है। अब मैं इसको नोट से आपको पढ़ा देता हूँ। आपको मैंने एक बार टोटल समरी इसको समझा दिए। अब पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। अपन ने पढ़ लिया कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हरियाणा के अंबाला जिले में इसने थानेश्वर नामक एक नए राज्य की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। जो शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन, इनकी 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। ये भी आपको याद रखना है, महाराजा धीराज की। ठीक है। और परमबट्टा करक की उपाधि धारण की थी। परमबट्टा करक की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राज्यश्री थी। एक पुत्री राज्यश्री, एक पुत्र हर्षवर्धन और एक पुत्र राज्यवर्धन था। राज्यश्री का विवाह किससे करवाया गया? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ। ग्रहवर्मन से विवाह करवाया गया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय राज्यवर्धन कौन किससे लड़ रहा था? हुणों से युद्ध कर रहा था। जो हुण भारत में आए हुए थे तो हुणों से युद्ध कर रहा था। ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। ठीक है। राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन 640 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। अब राज्यवर्धन कैसे मरा? मैंने आपको बता दिया कि वह मालवा से जो बदला लेने गया था अपनी बहन और जीजा का, तो आते टाइम गौड़ के शशांक ने उसे मार दिया। गौड़ के शशांक ने उसे मार दिया। और 640 ईस्वी में 606 ईस्वी में तो थानेश्वर, यहाँ पे गलत लिखा हमारा है, मैं आपको ये सही कर देता हूँ। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है भाई। यहाँ पे 606 ईस्वी आएगा, मैं आपको बता दूँ क्या आएगा यहाँ पे 606 ईस्वी। एक मिनट में थोड़ा सा इसे सही कर देता हूँ। एक क्या है, कोई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे 606 ईस्वी आएगा, ये आपको याद रखना है। एक तो ये सही करना है इसमें, और एक ये सही करना है। ठीक है। यहाँ पे आएगा गद्दी, और यहाँ पे आएगा 606 ईस्वी, क्योंकि 606 ईस्वी में ही तो थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था ये।
हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग की यात्रा वृत्तांत मिलती है और ये हर्षचरित्र में मिलती है। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी, तो हर्षचरित्र में ये यात्रा जो हेनसांग की यात्रा का वृत्तांत मिलता है। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में। तो यह भी आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में। और ये अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर कन्नौज ले गया। कन्नौज कौन लेके गया राजधानी? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग, भाई आज बहुत थोड़ी मिस्टेक है तो आप चला लेना। हेनसांग मैंने समरी में बता दिया था ऐसे सब कुछ, और ऐसे थोड़ा थोड़ा आप भी जानते हो कि फेनसोंग तो यहाँ पे आ नहीं सकता। इसे वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा किनारे परास्त किया था, और इसका जो चाणक्य के जो निकट जो युद्ध हुआ था उसका जो अभिलेख कहाँ से जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है भाई। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है इस युद्ध की। चालुक्य के जो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध था उसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये तीनों तो आप याद कर लेना, कई बार पूछे गए हैं ये। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त तथा जयसेन ऐसे विद्वान थे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था, अर्थात बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। इस आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। कई बार पूछा गया कि मोक्ष परिषद किसे कहते हैं, या प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था उसको क्या कहते हैं, तो मोक्ष परिषद कहा गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन के समय भूमि कृषि 1/6 भाग वसूला जाता था। जो भूमि का कृषि भाग था वो 1/6 भाग यहाँ से वसूला जाता था। 3 रूप में कर लिए जाते थे, भाग, हिरण्य और बलि। अब यहाँ पे मैं सब कुछ लिख देता हूँ आपको, जो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। हर्षवर्धन के पहले राजगद्दी पर कौन बैठा था? राज्यवर्धन। पिता कौन थे? पिता थे प्रभाकर वर्धन। कौन थे पिता? प्रभाकर वर्धन। ये कब राजगद्दी पर हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में। इसके दरबार में कौन चीनी यात्री आया था? हेनसांग। ठीक है, हेनसांग आया था। इसके जो ग्रंथ है वो कौन है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है। मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के किनारे इसको परास्त किया गया, और इसका जानकारी कहाँ है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में इसकी जानकारी है। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमबट्टा करक की उपाधि धारण की थी। परमबट्टारक की उपाधि धारण इसने की थी। और राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले जाने वाला कौन था? थानेश्वर से कन्नौज ले जाने वाला यही था। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो लेके गया था। तो ये मोस्ट प्रश्न आपके बनते हैं। उसके बाद चालू होता है अपने कदम वंश। इसके पहले पल्लव वंश आता है भाई। पल्लव वंश में आपको वो पढ़ाया जानकर नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पल्लव वंश था, इसलिए मैं उसको एक क्लास में पूरा कर दूंगा। एक क्लास में उसमें 15-20 मिनट की या 25-30 मिनट की क्लास बनेगी उसकी। तो मैंने सोचा कि 2 वंश अपन कवर करवा देते। कदम वंश छोटा सा कि इसलिए कदम्बों ने अपना राज्य कर्नाटक और कोंकण में 4वीं सदी में स्थापित किया था। 4वीं सदी में अपना राज्य कोंकण और कर्नाटक में स्थापित किया था। कदम राज्य की स्थापना पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने, मयूर शर्मन जो पल्लव वंश का सामंत था, उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित करके कदम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। 1800 में यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को कई गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी वैजयंती को बनाया। तो कदम्बों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैजयंती को। कितने यज्ञ करवाए? 18। किसने स्थापना की? ये याद रखना है आपको, मयूर शर्मन ने। कदम वंश में बस इतना इंपॉर्टेंट था। और हर्षवर्धन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया है कि कब ये 647 ईस्वी में इसका देहांत हुआ। 606 ईस्वी में बैठा। चैनसांग आया। नागानंदी, रत्नावली प्रियदर्शिका इसके हुए थे। पिता प्रभाकर वर्धन, भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री। नर्मदा नदी के किनारे
ये पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। चालुक्य के जो वंश थे, थानेश्वर से कन्नौज राजधानी लेके गया। परमबट्टारक की उपाधि इसने धारण की। ठीक है, ये मोस्ट बनता है आपके। नागानंद दत्तराव ने प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की। बाणभट्ट, मयूर हरिदत्त तथा जयसेन आदि विद्वान थे। बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित्र की। हर्षचरित्र में क्या मिलता है? चीनी यात्री जो हैनसांग भारत आया था उसका वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था। 5 वर्ष बाद हर 5 वर्ष में एक प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजित करता था। इसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 1/6 भाग यहाँ पे वसूला जाता है। भाग, हिरण्य, बलि, ये सब जो कर के नाम थे। ठीक है, राज्यवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो यहाँ पर राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गद्दी पर बैठा, ये लिखा हमारा है। ये 606 ईस्वी है। ठीक है, थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा है। हैनसांग की यात्रा वृत्तांत मिलती है। 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके पहले पुष्यवंती वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यवंती सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। थानेश्वर में हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक नगर में एक नए राज्य की स्थापना की। 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक राजश्री। राजश्री का विवाह कहाँ से हुआ? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ। तो आज के लिए मैंने 2 वंश करवा दिए। तो थैंक यू आपको ये क्लास देखने के लिए, धन्यवाद आपके इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।